नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक ऑल ऑफ़ यू। मैं आपके सामने वंस अगेन आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक संविधान की मूल संरचना अर्थात बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक छोटी सी जानकारी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप सब इस वीडियो में बने रहें। ये वीडियो स्पेशली सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए है, लेकिन भारत के प्रत्येक नागरिक को ये हक है कि वो अपने संविधान को समझे, संविधान की बारीकियों को समझे, आपके अधिकार क्या हैं, क्या संविधान में कितना संशोधन हो सकता है। इन सारी बातों को मैं इस वीडियो में रखूँगा। कोशिश करूँगा कि बेहतरीन तरीक़ा से आपको बताऊँ। कुछ गलतियाँ हो सकती है, इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी आप लिख सकते हैं मेरे लिए। क्या फीडबैक हो, क्या सुधार हो, उसमें क्या और अच्छी बातें हो सकती है, आप लिख ज़रूर भेजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप कृपया करके मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को और बताइए कि ये एक बेहतरीन मीडियम है जिसके माध्यम से मैं बिना प्रचार का आपको किसी भी प्रकार का एड्स नहीं दूंगा। इस वीडियो में आप देखते हैं, जब आप यूट्यूब में जाते हैं तो बहुत सी वीडियो आपके सामने होती है, आप वीडियो को चयन करते हैं, लेकिन उसमें ढेर सारा प्रचार प्रसार होता है। चूँकि ये मेरा वीडियो फेड नहीं है, इसलिए मैं अभी धीरे धीरे प्रसार कर रहा हूँ। हो सकता है आने वाले समय में इसमें कुछ बेहतर सुधार हो, क्योंकि ये एक छोटी मोटी टेक्निकल सुविधा के कारण मैं ज़्यादा बेहतरीन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरी कोशिश जारी रहेगी। चलिए अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर। संविधान की जो मूल संरचना है, बेसिक स्ट्रक्चर है, वो क्या है, आखिर इसका किस प्रकार से भारत में इसका मतलब एक तरह से कहो इसका इतिहास क्या है, ये भी जानेंगे। सबसे पहले हम लोग बताते हैं, देखिए संविधान का जो अनुच्छेद 368 है, जिसमें संविधान संशोधन की बात की गई है, जिसके अंतर्गत संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की बात आती है। क्या मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है, नहीं सकता है, इसके लिए कई बार आप सुन चुके होंगे, इसके ढेर सारे केस हैं। लेकिन सबसे पहला केस था 1951 में शंकरी प्रसाद का, जिसमें इस बात को संवैधानिक वैधता की चुनौती दी गई थी कि क्या संसद अनुच्छेद 368 के हवाले देते हुए क्या हमारे मौलिक अधिकार को कम कर सकता है, क्या हमारे मौलिक अधिकार में घुसपैठ कर सकता है, और क्या ये जो संशोधन करने की जो शक्ति है अनुच्छेद 13 में जो विधि शब्द को परिभाषित किया गया है कि आखिर कानून क्या है, क्या वो कानून 368 और 13 के साथ एक बेहतर तालमेल बना पाता है, क्या वो कानून के अंतर्गत आता है, संशोधन क्या कानून है। इसमें आपको समझना होगा कि क्या वो संशोधन मात्र ही संशोधन है, क्या मौलिक अधिकार को हस्तक्षेप किया जा सकता है। इसमें सबसे बेहतरीन केस है गोलकनाथ केस, 1967 का केस है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी पहले वाली अर्थात जो आपको 1951 का शंकरी प्रसाद का मामला पता है, जिसमें मौलिक अधिकार में संशोधन की बात की गई थी कि कुछ भी संशोधन हो सकता है, लेकिन इस बात को पलट दिया गया 1967 में, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप 9वीं अनुसूची में किसी विषय को डाल देकर हमारे मौलिक अधिकार को कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार जो है वो एक तरह से अपरिवर्तनीय है, ऐसा कहा गया। उसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, और ये जो मौलिक अधिकारों को लोक और अपरिवर्तनीय स्थान प्राप्त है, इसलिए मौलिक अधिकार में ना तो कटौती की जा सकती है और ना ही उसको वापस लिया जा सकता है। गोलकनाथ कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि मैंने ये बोल कर लिखा है, इसलिए ध्यानपूर्वक इसको आप सुनिए, मैं जो बता रहा हूँ, ना कि आप मेरे छापे हुए वर्ड को ध्यान पर दें। या गोरखनाथ नहीं है, गोलकनाथ है। गोलकनाथ में 1967 में सर्वोच्च न्यायालय की जो व्यवस्था थी उसको पलट दिया गया है। किस केस में? 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 का कार्यकाल है, इंदिरा गांधी शासन चला रही थी, बहुत ही मतलब भयंकर उग्र हो चुकी थी। वो सुप्रीम कोर्ट के पावर को कटेल करना चाहती थी, कमज़ोर करना चाहती थी, और एक व्यवस्था स्थापित की कि अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में जो संशोधन होता है वो अनुच्छेद 13 के तहत नहीं आता है। 368 तो पूरी तरह से अलग है, जिसमें संसद को यह मौलिक अधिकार के साथ किसी भी सेक्शन में संशोधन करने की शक्ति है, और साथ साथ यहाँ तक ये भी कहा गया कि आप इस पे किसी भी प्रकार का न्यायिक जुडिशियल रिव्यू करा ही नहीं सकते हैं। हालांकि केशवानंदन भारतीवाद केस, जो कि आपको बहुत ही प्रचलित केस है, 24 अप्रैल 1973 का जजमेंट था, और आपको पता होगा ये केस, मेरे ख्याल से जितने भी यूपीएससी कैंडिडेट हैं दे नो अबाउट दैम। बट केशवानंदन भारती मामले में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ मामले को पलट दिया और कहा कि 24वां संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता को बरकरार रखा, और कहा कि हाँ ठीक है, संसद मौलिक अधिकारों को सीमित भी कर सकती है, उसको वापस भी ले सकती है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने एक नई व्यवस्था स्थापित की, एक नया सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया, और ये सिद्धांत था बेसिक स्ट्रक्चर, जिसमें 368 के अंतर्गत
संसद को संवैधानिक अधिकार को दिया गया कि आप चाहे तो संविधान में कहीं भी उसकी संरचना को बदल सकते हैं, उसके मतलब जनरल बातें आप उसमें चेंज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे संशोधन करने के दरमियान उसकी जो संविधान की जो बेसिक स्ट्रक्चर, जो मूल भावना है, वो नहीं बदलनी चाहिए। संसद मौलिक अधिकार को सीमित कर सकती है, जी हाँ कर सकती है, लेकिन कहाँ तक कर सकती है? जहाँ तक वो मौलिक अधिकार हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को ना छूता हो। हालांकि न्यायपालिका के द्वारा जो नया मूल संरचना सिद्धांत दिया गया था उसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 368 में ही संशोधन कर दिया गया। इतना होशियार थी इंदिरा गांधी, सोचिए, उसने 368 में 4 और 5 सब क्लोज जोड़कर संसद की ऊंचाई को बहुत ऊपर ले गई और सुप्रीम कोर्ट की पावर को कर्टेल कर दिया और कहा कि संशोधन की शक्ति संविधान के खिलाफ नहीं है, संविधान की संशोधन को न्यायालय में चुनौती दी ही नहीं जा सकती है किसी भी आधार पर, चाहे वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन ही क्यों ना कर रहा हो। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स मामले में 1980 में इस बात को अमान्य कर दिया क्योंकि न्यायिक समीक्षा अर्थात जुडिशियल रिव्यू के लिए कोई जगह ही नहीं बचा था। जब जैसा कि आप जानते हैं कि न्यायिक समीक्षा इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, वो हमारे संविधान का मौलिक सिद्धांत है और उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं हो सकता है। 1973 का केस आपको पता ही है। चलिए, वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति यह है कि संसद अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान के किसी भी भाग में, चाहे वो मौलिक अधिकार ही क्यों ना हो, उसमें संशोधन कर सकती है। ध्यान रहे, बार बार बता रहा हूँ, संविधान की मूल संरचना प्रभावित नहीं होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसको परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि यह अस्पष्ट है कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर हो सकता है, कौन कौन सी बातें बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल हो सकती है। हालांकि इसके कई घटक हैं, कई लैंडमार्क बातें ध्यान देने योग्य है। इसमें से आप कुछ बातों को याद कर ले तो बेहतरीन होगा। जैसे संविधान की यहाँ स्वच्छता नहीं है, बल्कि संविधान की जो सर्वोच्चता है, जो कि प्रिंटिंग मिस्टेक है। भारत का राजनीतिक जो स्वरूप है वो लोकतांत्रिक है, गणराज्य इसकी प्रकृति, संविधान संप्रभु है, ठीक है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्ति का विभाजन किस प्रकार हो, राष्ट्रीय एकता और अखंडता की बात हो, कल्याणकारी राज्य हो, न्यायिक समीक्षा की बात हो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा, संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच बेहतर संतुलन और सौहार्द, निष्पक्ष चुनाव हो, न्यायपालिका की स्वतंत्रता बरकरार रहे, संशोधन करने की जो संसद की शक्ति है वो सीमित हो, अनुच्छेद 141, 142, 136 और आर्टिकल 32, साथ ही साथ आर्टिकल 226, आर्टिकल 215, ये क्रमशः सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो सुप्रीम पावर है उसको निर्धारित करता है। तो ये सारे के सारे बेसिक स्ट्रक्चर है। इस बेसिक स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। ओवरऑल मैं इस चैप्टर को यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ। आप मेरे वीडियो को देखिए, समझिए। मैं बहुत सारी बातों आपको बता रहा हूँ, एक कहानी के माध्यम से तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश है। लेकिन आपको ध्यान रखना, इस तरह की लेक्चर जो है जिसमें हम लोग वर्कवास बातें नहीं कर सकते हैं। आप बहुत से वीडियो देखते होंगे जिसमें कि इररिलेवेंट बातें होती है, बट वी शुड फोकस ऑन व्हाट शुड स्टडी। कितना आपको लिमिटेड नॉलेज ग्रहण करना है, कितना प्रिसाइज रखना है, उसको आपको ध्यान देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू हु वॉच द दिस वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।